गुड इवनिंग एवरीवन। मैं शिवेंद्र सिंह बिसेन लक्ष्मी श्री के आज के इस वेबिनार में आप सबका स्वागत करता हूं। साथ ही साथ मैं हमारे सीए निखिल सराफ और रिसर्च एनालिस्ट अंशुल का भी स्वागत करता हूं। आज हम लोगों ने विटनेस किया है बहुत मजेदार आज मार्केट देखने को मिला है। आज सुबह से बाजार में एक हाइप था कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी बजट फॉर ईयर 2021 प्रेजेंट करेंगी। उन्होंने बहुत अच्छा बजट प्रेजेंट किया है, बाजार ने काफी सराहा है इस बजट को। बहुत समय बाद हम लोगों ने बाजार में ऐसी अप ट्रेंड रैली देखी है। फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमण जी ने ही ऑलमोस्ट सितंबर 2019 में जब कॉर्पोरेट टैक्सेशन रिड्यूस किए थे तब हम लोगों ने ऐसी ही रैली नोटिस की थी और उसके बाद आज हम लोगों ने वापस से वैसी ही रैली बाजार में देखी है। बैंक निफ्टी इंडेक्स की बात करूं तो ऑलमोस्ट 9% अप रहा है। निफ्टी और सेंसेक्स जैसे ब्रॉड इंडेक्स की बात करूं तो वो भी ऑलमोस्ट क्लोज टू 5% अपसाइड पे क्लोज हुआ है पिछली बंदी के कंपैरिजन में। ये बजट लोगों के लिए बहुत कुछ लेके आया है, कॉर्पोरेट्स के लिए भी काफी कुछ लेके आया है, सीनियर सिटीजन्स के लिए काफी बेनिफिट लेके आया है, काफी बेनिफिशियल चीजें लेके आया है। इन सारे चीजों को डिटेल में एक्सप्लेन करने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए, जिससे हम लोग समझ सकें। बजट में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिसकी क्लैरिफिकेशन हमें नहीं समझ में आ पाती है बजट सुनते समय, तो बहुत टेक्निकल चीजें होती हैं जो एक एक्सपर्ट के द्वारा ही समझाए जाने से हमें क्लैरिटी मिलती है। तो उसके लिए आज हमारे साथ ये निखिल सराफ जी हैं जो उसको एक्सप्लेन करेंगे। उसके पहले मैं अंशुल जैन जी को इनवाइट करता हूं, थोड़ा सा बजट का जो इम्पैक्ट रहा है बाजार के ऊपर और आगे बाजार कैसे बिहेव करेगा बजट को लेते हुए उसको एक्सप्लेन करेंगे। साथ ही साथ आपके मोबाइल ऐप पे अगर आप वेब से ज्वाइन किए हैं तो वहां पर क्वेश्चन बार का सेक्शन है, उस पे आपकी जो कुछ भी क्वेरीज हों तो आप वहां प्लेस कर सकते हैं। आपकी सारी क्वेरीज यहाँ पर एड्रेस की जाएंगी, रिलेटेड टू बजट, रिलेटेड टू टैक्सेशन। वो सारी क्वेरीज हम लेंगे और उसको वन बाय वन आपको उसके सॉल्यूशंस प्रोवाइड करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ आवर टाइम, मैं अंशुल जैन सर को इनवाइट करता हूँ टू टेक द सेशन अहेड एंड उसके बाद निखिल सर अपने बजट के कॉन्सेप्ट्स को हमारे साथ डिस्कस करेंगे और हमें एक्सप्लेन करेंगे। ओवर टू यू सर। थैंक यू विसेन। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। कतील सिपाही की 2 लाइन सुनाना चाहूंगा। दूर तक छाए थे बादल, कहीं साया न था। दूर तक छाए थे बादल, कहीं साया न था। इस तरह बरसात का मौसम कभी आया न था। टर्न ऑफ द डेकेड, एक पैंडेमिक हिट किया ग्लोबल इकोनॉमी को और कुछ यही शायरी पूरी इकोनॉमीज को दर्शाता है। हमारे साथ भी यही हुआ कि इतनी तेज मार आई इकोनॉमी के ऊपर कि इस बार फाइनेंस मिनिस्टर के पास फ्री बीज देने के लिए कुछ नहीं था, उनके पास कोई साया नहीं था। हर तरफ से बारिश हो रही थी। फिस्कल डेफिसिट ऐतिहासिक लेवल 9.5 के ऊपर आके खड़ा हुआ है, उनके पास कुछ ऐसा था नहीं। प्री बजट में हमने यही डिस्कस किया था कि फ्री बीज देने के लिए कुछ नहीं है, बट अगर रोड मैप्स तय होते हैं तो ये एक बहुत अच्छा बजट होगा और इंडीड यही हुआ। काफी सारी चीजों के रोड मैप्स बहुत अच्छे से ये दिखाए गए कि अगले 3 से 5 साल में गवर्नमेंट क्या करना चाहती है। हम सालों से, चाहे अपने फोर फादर्स हो या फादर्स हो, हमने सालों से एक चीज सुनी है कि सरकार टैक्स पेयर का पैसा कब तक बर्बाद करेगी। सरकार की बहुत सारी लॉस मेकिंग यूनिट्स हैं, उनको सरकार चलाए जा रही है, सैलरीज दी जा रही है, हर साल दर साल करोड़ों का लॉस हो रहा है। और हम बार बार अपने फादर से ये सुनते आए हैं, हम भी यही बोल रहे हैं, शायद हमारे बच्चे भी यही बोलेंगे अगर आज का ये ऐतिहासिक बजट पेश ना होता तो। ये सवाल हमेशा पूछा गया है। इसका जवाब एक ही था जो आज से लगभग 46 साल पहले एक देश अपने राजनेताओं से पूछ रहा था। उसका जवाब मिला था थैथरिज्म से। ये थैथरिज्म है क्या? 1975 का साल था, वो दौर चल रहा था। ब्रिटेन में इन्फ्लेशन लगभग 37% के आसपास था। ट्रेन हमेशा लेट होती थी। पब्लिक फोन या जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट था वो कभी समय से काम नहीं करता था। सबसे जो खराब चीज थी वो थी स्ट्राइक्स। हर तरह की यूनियन, चाहे वो लेबर यूनियन हो, ट्रेड यूनियन हो, डॉक्स यूनियन हो, वेज वर्कर हो या फिर इवन ग्रेव डिगर्स, ये भी स्ट्राइक्स पे जाते थे। तो ये एक वर्स्ट फेज था यूके इकोनॉमी का। और उस समय एक लेडी आई, 1979 में इलेक्टेड हुई। 1979 से 1990 तक लॉन्गेस्ट रनिंग ब्रिटेन की प्राइम मिनिस्टर थी मार्गरेट थैचर। इनके कॉन्सेप्ट को, इनकी इकोनॉमिक्स को थैचरिज्म कहते हैं, जिसके अंडर इन्होंने ये कहा था, इनका एक पॉपुलर स्टेटमेंट था कि द प्रॉब्लम विद सोशलिज्म इज दैट यू इवेंचुअली रन आउट ऑफ अदर पीपल्स मनी। सोशलिज्म की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आप जो टैक्स पेयर पैसा दे रहा है उसके पैसे को आप बर्बाद करते हैं, बांटते हैं और इवेंचुअली वो पैसा खत्म हो जाता है। उसके बाद उस देश का डिक्लाइन चालू होता है। इन्होंने आके
इस पूरी चीज को चेंज की थी। इन्होंने आके डीकंट्रोल चालू किया। सबसे पहले जो चीज लॉस मेकिंग यूनिट्स थी उनको पहले बंद किया, जो प्रॉफिट मेकिंग यूनिट्स थी उनको नेशनलाइज करके शेयर बाजार में लिस्ट कराया। और जहां यूके में 1979 के पहले केवल 6% लोग शेयर होल्डर्स की कैटेगरी में आते थे जिनके पास शेयर्स थे, वहीं इनके डीकंट्रोल के बाद से 24% ऑफ द पॉपुलेशन के पास शेयर होल्डिंग और वेल्थ बिल्डिंग के जो जर्नी चालू हुई थी उसमें 1/4 ऑफ द नेशन ने पार्टिसिपेट किया था। आज का बजट ऐतिहासिक रहा क्योंकि फ्री मिले नहीं, इसलिए काफी लोग डिसअपॉइंटेड थे। बट एक रोड मैप तय हुआ था कि आगे इकोनॉमी को गवर्नमेंट किस तरह से लेके जाएगी। क्या हम इंदिरा गांधी के दौर से शुरू हुए सोशलिज्म पे ही चलेंगे या अब मार्गरेट थैचर के जो एक फेमस कॉन्सेप्ट था कि फेमस कैपिटलिज्म, हम उसकी तरफ जाएंगे। तो आज का बजट यही तय हुआ था कि अब हम कैपिटलिज्म की तरफ जा रहे हैं और गवर्नमेंट यूएस फेडरल स्ट्रक्चर पे चलेगी जहां गवर्नमेंट का काम केवल टैक्सेस से इनकम करना, खर्चे चलाना और सरकार चलाना होगा। गवर्नमेंट का काम अब बिजनेस चलाना नहीं है। स्टार्टिंग में बीपीसीएल और एयर इंडिया से स्टार्ट कर रहे हैं। इसके बाद एक पूरा रोड मैप तय किया जाएगा कि 2.5 लाख करोड़ की डिसइन्वेस्टमेंट कैसे की जाएगी और धीरे धीरे सरकार किस तरह से पब्लिक सेक्टर यूनिट से बाहर निकलते हुए सरकार केवल सरकार चलाएगी और बिजनेस को प्राइवेटाइजेशन में देगी। तो ये एक पूरा जिसको कहना चाहिए बजट का जिस था कि ये गवर्नमेंट अब एक प्रॉपर रोड मैप तय की है कि किस तरह से बिजनेस अलग चलेगा, गवर्नमेंट अलग चलेगी। 5.5 लाख करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लान किया गया है और 4 लाख करोड़ का पिछली साल अनएक्सपेक्टेड जो एक्सपेंडिचर आया था जिसकी वजह से फिस्कल डेफिसिट 9.5% पहुंचा है, तो उसके भी टारगेट्स रखे गए हैं नीचे लाने के लिए। और 5.5 लाख करोड़ के कैपिटल एक्सपेंडिचर के ऊपर भी रोड मैप इस बजट में तय किया गया है। व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी आएगी जिसके फिटनेस टेस्ट के बाद ये डिसाइड किया जाएगा कि कौन से व्हीकल आगे चल सकते हैं, कौन से नहीं चलेंगे। और एक वॉलंटियरली भी दिया गया है कि अगर आप स्क्रैपेज करते हैं तो उसके ऊपर क्या इंसेंटिव्स आएंगे। ये बजट के डिटेल्स में आएगा। इट इज प्रीटी अर्ली टू कमेंट। बजट सेशन जैसे जैसे आगे बढ़ेगा उसमें सारी चीजें क्लियर होंगी। तो ये एक मेजर बूस्टअप होगा ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के लिए। अगर ये पॉलिसी लागू होती है और अगर 8 साल का दायरा तय होता है कमर्शियल व्हीकल्स के लिए, तो ये एक बहुत बड़ा बूस्टअप है। आपने शेयर प्राइसेस में इफेक्ट देखे होंगे। एस्कॉर्ट्स जहां टॉपिंग आउट पैटर्न हो रहा था वहां वापिस से चलना चालू हुआ है। तो जो कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट है अगला पूरा साल उसमें तेजी बनी रह सकती है, तो वहां आपको अपनी शेयर होल्डिंग बढ़ानी चाहिए। हेल्थ केयर स्कीम में जैसे हमने डिस्कस किया था कि हेल्थ केयर स्कीम में हम बहुत कम है, लेस देन 3%, जहां डेवलपिंग इकोनॉमी 8% के आसपास खर्च करती है, हम अंडर 3% थे। तो वहां से इसको बढ़ा के 4.5 और 5% तक ले जाने के लिए 64,000 करोड़ अलॉट किए गए हैं। अब इसकी इम्प्लीमेंटेशन देखना होगा कि फाइन डिटेल्स क्या आती हैं कि इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से किया जाएगा। अगर इम्प्लीमेंटेशन अगले 1 से 1.5 साल में बहुत अच्छे से होता है तो हम मान के चल सकते हैं कि अगले 4 साल जाते जाते हम भी 8% के आसपास होंगे, विच विल बी अ ग्रेट अचीवमेंट ऑफ दिस गवर्नमेंट। 35,000 करोड़ अलॉट किए गए कोविड वैक्सीन के लिए। 2 वैक्सीन ऑलरेडी रेडी हैं और जैसे एफएम ने कहा 2 वैक्सीन और आने वाली है। तो अगर इसको प्रॉपरली, ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम होगा, इसकी इम्प्लीमेंटेशन बहुत अच्छे से होती है तो जिस इकोनॉमी में अभी वी शेप रिकवरी आई है, ये शायद जो रिकवरी वाला वी है वो बहुत लंबा स्ट्रेच हो सकता है क्योंकि जितनी जल्दी वैक्सीन लगेंगी उतनी जल्दी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को ग्रोथ मिलेगी, उतनी जल्दी उनमें तेजी आएगी। रोड मिनिस्ट्री नितिन गडकरी जो हमेशा से बहुत प्रोएक्टिव रहे हैं, उनके पास एक चीज रही है, इनके पास हमेशा प्रोजेक्ट्स की आइडियाज की कमी नहीं रही है, इनके पास हमेशा फंड की कमी रही है। 1,18,000 करोड़ अभी भी इनके लिए बहुत कम है जैसे नितिन गडकरी ने कहा है, बट जो मिला है उसमें भी उनके पास बहुत सारे प्रोजेक्ट्स रेडी हैं और इसका एक मेजॉरिटी फंड इस समय इलेक्शन पॉपुलिज्म के लिए यूज होगा। वेस्ट बंगाल और साउथ में इलेक्शंस होने हैं तो वहां ज्यादा पैसा जाएगा, बट जो रनिंग प्रोजेक्ट्स हैं वो रनिंग प्रोजेक्ट्स भी उसी रफ्तार से कंटिन्यू रहेंगे। तो ये एक मेजर बूस्ट है ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के लिए क्योंकि अगर रोड्स अच्छी होंगी तो इनके कॉस्टिंग एकदम नीचे आएंगे और जो चीज इनके प्रॉफिटेबिलिटी में बॉटम लाइन में सीधे सीधे इफेक्ट करेगा। टेक्सटाइल्स जैसा हमने प्री बजट एनालिसिस में डिस्कस किया था, ये एक बीटन डाउन सेक्टर है। इसमें अगर कोई बहुत अच्छा रोड मैप नहीं आता है तो ये सेक्टर कंप्लीटली डेड हो सकता है और चाइना एक मोनोपोली इसमें स्थापित कर सकता है। तो उस चैनल को जो CCC का जो हमने चैलेंज डिस्कस किया था, गवर्नमेंट ने उसके लिए बहुत अच्छा रोड मैप तय किया है। 3 साल के अंदर 7 मेगा टेक्सटाइल इन्वेस्टमेंट पार्क्स आएंगे
और ये एक बड़े कह सकते हैं SEZ के बराबर है। चाइना से हेड ऑन चैलेंज लेने के लिए ये बहुत एक पॉजिटिव स्टेप लिया गया है। अगेन मैं ये बोलूंगा कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से होती है वो डिसाइड करेगा कि चाइना के चैलेंज को हम ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे। रेलवेज में 1,10,000 करोड़ का नया इन्वेस्टमेंट आएगा, और जो अभी ट्रायल रन हुआ था डबल डेकर ट्रेन का, अगर ये सक्सेसफुल होता है, प्राइमरी स्टेजेस में ये सक्सेसफुल है, इम्प्लीमेंटेशन के बाद जब ये कमर्शियली रन होगा, अगर ये सक्सेसफुल होता है और रोड्स के ऊपर से प्रेशर कम होता है, तो इस सेक्टर में गवर्नमेंट बहुत तेजी से इस इन्वेस्टमेंट को 3 गुना कर सकती है। और जैसा ग्रेट इंडियन सेल की हमने बात की थी, इसको मोनेटाइज भी किया जाएगा। बजट के स्पीच में ये कहा गया है कि हम चीजें मोनेटाइज करने के लिए सामने रखेंगे जो प्रोजेक्ट्स हमारे सक्सेसफुल रन हो रहे हैं, और प्राइमरी स्टेजेस पे ये सक्सेसफुल है तो ये मान के चल सकते हैं कि जब ये कमर्शियली रन होगा, ये एक प्रॉफिटेबल वेंचर रहेगा गवर्नमेंट के लिए, मोर देन 18% का। क्योंकि अगर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 18% आता है तो गवर्नमेंट इसको बहुत अच्छे प्रीमियम पे बेच सकती है, और जो पैसा आएगा अगर री इन्वेस्टमेंट करती है तो ऐसे 4 और प्रोजेक्ट चालू कर सकते हैं। अभी ये सिंगल लाइन है, 3 साल में जाते जाते ये 4 लाइन किए जा सकते हैं। इंश्योरेंस सेक्टर में जो पिछले बजट में और उसके पिछले बजट में एक धक्का लगा था, जब नई इनकम टैक्स जो एक अलग से पॉलिसी लाई गई थी कि उसके तहत फिर इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर से इनको क्लेम नहीं मिलेगा टैक्स पेयर्स को। इस बार इसमें एक मेजर बूस्टअप दिया गया है, 49% से 74% FDI लिमिट करने के लिए प्रस्ताव रखा गया है। मेजर बेनिफिशियरी, क्योंकि इनके स्पीच में एक इशारा दिया गया था कि ये जनरल इंश्योरेंस की तरफ हो सकता है, तो न्यू इंडिया इंश्योरेंस एक कंपनी हो सकती है। हम इसको रेगुलरली अपने मॉर्निंग वेबिनार्स में भी डिस्कस करते आ रहे हैं, और हमने डिलीवरी कॉल्स भी इसमें दी हुई है। न्यू इंडिया इंश्योरेंस अगले 1 से 1.5 साल में एक मल्टी बैगर शेयर हो सकता है, अगर बजट में इसको अप्रूवल मिल जाता है बजट सेशन के दौरान। कोविड के लिए काफी स्टेप्स उठाए गए हैं, और इसमें से एक कवर जो आया था उसके बारे में भी एक अलग से फंड्स अलॉट किए गए हैं। उस फंड का किस तरह से डिसबर्समेंट होता है वो डिसाइड करेगा कि कोविड की पॉलिसी कितनी आगे चलती है। लास्ट की एक जो यस बैंक और अदर छोटे बैंक्स का जो घोटाला हुआ था, उसमें से एक चीज बहुत निकल के आई थी, और न्यूज चैनल्स ने इसको काफी दिखाया था कि सिर्फ 1 लाख रुपए तक इंश्योरेंस है। अगर बैंक डूबता है तो आपका पैसा सिर्फ 1 लाख तक इंश्योर है, उसको बढ़ा के 5 लाख तक करने की एक प्रपोजल लाया गया है, जो लगभग ये पास होने की पूरी उम्मीद है। अब आगे जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस के ऊपर है, उस पे निखिल जी आपको आगे बताएंगे। थैंक यू अंशुल। गुड इवनिंग फ्रेंड्स। गवर्नमेंट ने यूनियन बजट में कोई ऐसा मेजर चेंजअप टैक्स स्लैब में नहीं किया है, बट कुछ रिलीफ कॉर्पोरेट सेक्टर को और बाकी सेक्टर्स को दिया है, जो हम लोग अब डिस्कस करेंगे वन बाय वन। सबसे पहले सीनियर सिटीजन को 75 ईयर्स या उसके एबव जितने भी सीनियर सिटीजन हैं, वो लोग अगर उनका जो पेंशन मिलेगा उनको, और या इंटरेस्ट की इनकम आएगी जिसके ऊपर पूरा TDS कटा हुआ रहेगा, यानी टैक्स उन्होंने पे कर दिया है, तो उनको रिटर्न फाइलिंग के लिए कोई जरूरत नहीं है। उनका रिटर्न फाइलिंग मैंडेटरी नहीं है। अगर हमको 10 लाख रुपए भी इंटरेस्ट की इनकम आती है, हम सीनियर सिटीजन है और हमको 10 लाख रुपए भी इंटरेस्ट की इनकम आती है, और उसके ऊपर TDS प्रॉपरली कट के मेरे को पैसा मिला है, वो टैक्स पेड है, तो उसके बाद मेरे को रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है। रिडक्शन इन टाइम लिमिट, पहले स्क्रूटनी और रेट के केसों में हमारे पास 6 साल का, गवर्नमेंट के पास, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास 6 साल का ऑप्शन था कि वो लास्ट 6 इयर्स की बुक हमारी वेरीफाई कर सकती है, बट अब इसको रिड्यूस करके 3 ईयर कर दिया गया है। 10 इयर्स कुछ केसों में है, जिस केस में आपका 50 लाख रुपए या उससे ज्यादा की अनडिस्क्लोज्ड इनकम है और उसका एविडेंस डिपार्टमेंट के पास है, तब वो 3 ईयर को 10 ईयर कर सकते हैं। अदरवाइज नॉर्मल केसेज में कोई भी स्क्रूटनी या रीअसेसमेंट 3 साल का ही हो सकता है। डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कमेटी, स्मॉल इनकम टैक्स पेयर्स को एक रिलीफ मिली है कि जिसकी भी इनकम 50 लाख रुपए से कम है और उनका डिस्प्यूटेड इनकम 10 लाख रुपए से कम है, वो लोग डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कमेटी के पास जाके अपना मैटर सॉल्व करवा सकते हैं। अगर ये डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कमेटी जब सेटअप हो रही है आज से 1 फरवरी 2021 से, और आज से सेटलमेंट कमेटी जो पहले सेटलमेंट करवाती थी इनकम टैक्स का, वो आज से बंद हो जाएगी। इसी को रिप्लेस कर रहा है DRC। फेसलेस स्क्रूटनी आ चुका है बहुत लास्ट ईयर ही। अब जितने भी केसेज हो रहे हैं स्क्रूटनी के, सब फेसलेस हो रहे हैं, या कोई भी असेसमेंट हो रहा है वो भी फेसलेस हो रहा है। उसी के तहत अब ट्रिब्यूनल में जो केस लगेंगे वो भी फेसलेस होंगे,
और अगर उसके बीच में अगर कोई को ऐसा कोई पर्सनल हियरिंग की यूज आती है कि भैया उसको पर्सनल हियरिंग करवाना जरूरी है ताकि वो पूरा चीज मैटर अपना समझा पाए, जो अगर वो पेपर के थ्रू या कम्युनिकेशन माध्यम से या मेल के थ्रू नहीं समझा पा रहा है तो वो खाली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू फेसलेस स्क्रूटनी हो सकती है। अब जाके डिपार्टमेंट में कहीं भी कोई भी तरह का हमको केस करवाने के लिए जरूरत नहीं है। अफोर्डेबल हाउसिंग यानी इंटरेस्ट जो हम पे करते हैं, अगर हम अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए अगर लोन लिया हुआ है और उसका जो इंटरेस्ट है वो हम लास्ट ईयर नहीं पे कर पाए थे ड्यू टू कोविड, गवर्नमेंट ने बहुत सब्सिडी दी हुई थी कि भी आप अपना इंटरेस्ट अभी आप डिफर करके बाद में पे कर दीजिएगा, तो उसके ऊपर जो 1.5 लाख रुपए की डिडक्शन मिलती थी उसको एक्सटेंड करके 31 मार्च 2022 तक कर दिया गया है कि आप जो लास्ट ईयर नहीं पे कर पाए तो उसको इस ईयर और लास्ट ईयर दोनों का एक साथ आप पे कर दीजिए, तो हम आपको एडिशनल 1.5 लाख रुपए का छूट देंगे। ऑडिट लिमिट, टैक्स ऑडिट हम लोग जानते हैं नॉर्मल केस में टैक्स ऑडिट के लिए कहा जाता है कि 1 करोड़ से ऊपर की अगर आपकी टर्नओवर है तो आपको टैक्स ऑडिट कराना होगा। बट एक और उसमें कंडीशन थी कि अगर मेरी 1 करोड़ से ज्यादा है पर 5 करोड़ रुपए से टर्नओवर कम है और मेरी 95% ऑफ ट्रांजैक्शन यानी रिसिप्ट और पेमेंट डिजिटली होती है, यानी नॉन कैश में, सारा चेक के थ्रू हम लेन और देन करते हैं 95% ऑफ टोटल रिसिप्ट और टोटल पेमेंट, तो हम 5 करोड़ रुपए तक के लिए अपनी ऑडिट नहीं करवाएंगे। उसी 5 करोड़ की लिमिट को एक्सटेंड करके 10 करोड़ कर दिया गया है। यानी अगर हमारा 95% काम थ्रू बैंकिंग चैनल्स होता है तो मेरे को ऑडिट कराने की नीड नहीं है अगर मेरी टर्नओवर लेस देन 10 करोड़ है। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को बूस्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने जीरो कूपन बॉन्ड इशू किया है जिसका टैक्स बेनिफिट मिलेगा। इसको ये आपका जो 1.5 लाख रुपए की 80C की लिमिट है उसी के अंदर आएगा, इसका कोई सेपरेट नहीं है, बट आपको ये एक्स्ट्रा है कि आप अपना डेप्ट में बॉन्ड में पैसा लगा सकते हैं। टैक्सेबिलिटी ऑफ सरप्लस अमाउंट रिसीव्ड बाय पार्टनर है, अगर एक पार्टनरशिप फर्म है और उस पार्टनर का जो कैपिटल लगा हुआ है, मान लीजिए सपोज करते हैं एक पार्टनर का कैपिटल 5 लाख रुपए लगा हुआ है और वो 5 लाख रुपए से ज्यादा उस पार्टनरशिप फर्म से पैसा विड्रॉ करेगा तो जो एक्सेस पैसा विड्रॉ करेगा वो टैक्सेबल अब हो जाएगा। अभी तक लोग क्या करते थे कि भैया पार्टनरशिप फर्म में एक पार्टनर कभी जितना उसका कैपिटल लगा उससे ज्यादा लेके चला जाता था, चाहे उसको लोन कहें चाहे अदर पर्पज से। तो अब उसको कह दिया कि अगर कोई पार्टनर का कैपिटल बैलेंस नेगेटिव हो जाता है तो वो पार्टनर जितना रुपए एक्सेस सरप्लस लेके गया है फर्म से वो पार्टनर के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। गुडविल, कई कंपनियां जब कोई दूसरी कंपनी को एक्विजिशन करती हैं तो जो एक्स्ट्रा पैसा देती हैं टुवर्ड्स एक्विजिशन ऑफ दैट कंपनी, उसका जो एक्स्ट्रा पैसा रहता है उसको गुडविल कहते हैं कि हमने गुडविल के लिए सामने वाली कंपनी को एक्स्ट्रा पैसा दिया है। गवर्नमेंट ने इसको क्लैरिफाई किया है कि उस गुडविल को आप डिप्रिसिएट नहीं कर सकते, कभी भी उस पर डिप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगा। हाँ, कल के दिन जब आप अपनी कंपनी बेचेंगे किसी और को तो उसको कॉस्ट माना जाएगा कि आपने अपनी कंपनी खरीदने के लिए वो कॉस्ट सर्टेन किया है, तो सेल वैल्यू से वो गुडविल की वैल्यू माइनस तो होगी बट आप गुडविल पे डिप्रिसिएशन चार्ज नहीं कर सकते हैं। स्लम सेल, जब कोई इंडस्ट्री अपनी एक पर्टिकुलर यूनिट को पूरा एज इट इज वैसे का वैसे सेल करती है तो उसको स्लम सेल कहते हैं। अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज के मान लीजिए कि 20 फैक्ट्रियां हैं, उसमें से कोई एक फैक्ट्री रिलायंस इंडस्ट्रीज पूरी वैसे के वैसे फैक्ट्री, लैंड, उसके डेटर्स क्रेडिटर्स सारा किसी एक पर्टिकुलर यूनिट को ट्रांसफर करती है, उसको स्लम सेल कहते हैं। तो यहाँ पे ये डिफाइन किया गवर्नमेंट ने कि स्लम सेल में हर तरह का ट्रांसफर आएगा, कोई स्पेसिफिक नहीं है कि कोई एक पर्टिकुलर चीज ट्रांसफर करें, चाहे मूवेबल एसेट हो, इमूवेबल हो या कोई भी चीज ट्रांसफर कर रहे हो वो स्लम सेल के कैटेगरी में आता है। अभी तक कई कंपनियों में ऐसा होता था कि वो पीएफ का पैसा या कोई ईएसआईसी का पैसा या बाकी कोई भी क्लाइंट एम्प्लॉय का जो ड्यू रहता था वो मंथली सैलरी से तो काट लेते थे पर उसको टाइमली डिपॉजिट नहीं करते थे गवर्नमेंट अकाउंट में। उसके कारण क्या होता था कि एम्प्लॉय को उसका इंटरेस्ट का बेनिफिट नहीं मिल पाता था। जैसे फॉर एग्जांपल प्रोविडेंट फंड का पैसा अगर मार्च की सैलरी का डिडक्शन हो रहा है तो अप्रैल में 15 अप्रैल तक गवर्नमेंट के अकाउंट में जमा हो जाना चाहिए पीएफ का पैसा।
ताकि उस एम्प्लॉय को उसका टैक्स का इंटरेस्ट का बेनिफिट मिल पाए, इंटरेस्ट उसके ऊपर मिले। तो लोग क्या लेट से भी कई बार हो जाता था तो उसका टैक्स का बेनिफिट मिल जाता था, उन लोगों को खर्चा डिसअलाउ हो जाता था। अब गवर्नमेंट ने एकदम क्लेरिफाई कर दिया है कि अगर कोई भी ड्यूज टाइमली जमा नहीं हो रहा है तो उसका कभी भी कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। ये नहीं है कि हम अगला 2 महीने बाद जमा कर दिए तो हमको डिडक्शन दे दें, अब हमको उसका डिडक्शन एम्प्लॉयर को कभी भी नहीं मिलेगा। तो अब ये सारे इंडस्ट्री के लिए एक चैलेंज हो गया है कि अपने जितने भी रिटर्न्स हैं या जितने भी ड्यूज हैं उसको टाइमली क्लियर करें, अदरवाइज उनको उसके ऊपर बहुत हैवी टैक्स देना पड़ जाएगा। लेवी ऑफ टीडीएस ऑन परचेज ऑफ गुड्स, जीएसटी में अभी 1 अक्टूबर 2020 से आया था कि टीसीएस आ गया था कि जब भी हम कोई सेल करेंगे और मेरी टर्नओवर 10 करोड़ रुपए से अधिक है और एक आदमी को हम 50 लाख रुपए से ऊपर का सेल करेंगे तो हम उससे टीसीएस कलेक्ट करेंगे। अब उसी का रिवर्स करके इनकम टैक्स में ले आया कि अगर हमारा टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा है और हम 50 लाख रुपए से ज्यादा एक आदमी से परचेज कर रहे हैं तो जिस आदमी से हम वो सामान परचेज किए हैं उसको परचेज अमाउंट पे 0.1% का टीडीएस काटेंगे। अभी तक हम लोग टीडीएस खाली एक्सपेंस पे काटते थे, परचेज पे कोई टीडीएस नहीं कटता था, बट अब गवर्नमेंट ने परचेज पे भी टीडीएस काटने लगा है। और इसके लिए कंडीशन यही है कि मेरी सेल का टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए और जिस आदमी से हम परचेज कर रहे हैं वो आदमी से मेरी 50 लाख रुपए से ज्यादा एक साल की परचेज होनी चाहिए। इंडिविजुअल टैक्स स्लैब में गवर्नमेंट ने कोई चेंजअप नहीं किया है, अभी भी वही दो हैं कि हम ओल्ड रिजाइम से जा सकते हैं टैक्सेशन में और नए रिजाइम से जा सकते हैं। ओल्ड रिजाइम वाले में था कि 2.5 लाख रुपए तक कोई टैक्स, जीरो टैक्स रेट था, 2.5 लाख से 5 लाख तक 5% था, 5 लाख से 10 लाख तक 20% था और 10 लाख से ऊपर 30% था। और वही नए टैक्स स्लैब जो आया था उसमें था कि 2.5 लाख तक 0%, 2.5 लाख से 5 लाख 5%, 5 लाख से 7.5 लाख रुपए 10%, 7.5 लाख से 10 लाख तक 15%, 10 से 12.5 20% और 12.5 से 15 लाख 25% और एबव 15 लाख 30%। अब लोग बहुत कंफ्यूज्ड हैं कि भैया हमको कहाँ जाना चाहिए, हमको नए टैक्स स्लैब में जाना चाहिए कि पुराने टैक्स स्लैब में जाना चाहिए, क्योंकि दोनों के कुछ मेरिट्स और डिमेरिट्स हैं। तो हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस आदमी के ऊपर उसको नए टैक्स स्लैब में जाना चाहिए, किसको ओल्ड टैक्स स्लैब में जाना चाहिए फॉर इंडिविजुअल टैक्सेशन। और सीनियर सिटीजन का टैक्स स्लैब कोई चेंजअप उसमें भी नहीं आया है। नए टैक्स स्लैब में जाने का पहले हम डिमेरिट डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या डिमेरिट्स हैं। अगर हम नए टैक्स के हिसाब से, यानी जहां पे टैक्स रेट मेरा कम है, नए टैक्स रिजाइम में टैक्स रेट हमारा कम है, अगर नए टैक्स रेट से हम जाते हैं तो हमको जो अलाउंसेज मिलता है, अगर हम सैलरीड एम्प्लॉई हैं तो कई अलाउंसेज मेरे को मिलता है, जैसे लीव ट्रैवल कंसेशन, हाउस रेंट अलाउंस और बाकी कई अलाउंस की फूड अलाउंस और ये सारी चीजें। स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है कि जो टोटल सैलरी है 50,000 रुपए स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगा। प्रोफेशनल टैक्स जो हम पे करते हैं उसका डिडक्शन मिल जाता है। अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है उसके अगेंस्ट में हमने जो लोन लिया है उस लोन पे इंटरेस्ट का डिडक्शन मेरे को मिल जाता है। या चैप्टर 6A यानी कि 80C में जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं LIC में, प्रोविडेंट फंड में या PPF में, उन सबका डिडक्शन जो मिलता है, अगर हम नए टैक्स स्लैब में जाएंगे तो हमको वो सारे डिडक्शन नहीं मिलेंगे। तो अब हमको क्या करना चाहिए, डिडक्शन नहीं मिल रहा है तो हमको क्या करना चाहिए, हमको ये सोचना चाहिए कि जो मेरी टोटल इनकम आ रही है वो टोटल इनकम में मेरा अलाउंसेज का पार्ट क्या है, मेरे इन्वेस्टमेंट का पार्ट क्या है, और उसके बेसिस पे हमको डिसीजन लेना चाहिए। देखिए हमने कुछ केसेज डिफाइन किए हुए हैं। केस 1 है कि मेरी बेसिक सैलरी 4,80,000 है, मेरे को कोई HRA और कुछ नहीं मिलता है और मैंने कोई इन्वेस्टमेंट भी नहीं किया, तो मेरा कोई टैक्स आएगा नहीं, क्योंकि 5 लाख रुपए से बिलो तक इनकम अगर है तो चाहे ओल्ड हो चाहे न्यू हो मेरे को कोई टैक्स नहीं लगेगा। ओल्ड वाले में इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि मेरे को 12,500 रुपए का रिबेट भी मिलता है। तो अगर 2.5 लाख से 5 लाख की इनकम का रेंज है और उस पे 2.5 लाख पे 5% के हिसाब से 12,500 रुपए जो टैक्स बन रहा है वो मेरा वेव हो जाता है। केस 2 में मेरा 6 लाख रुपए की अगर बेसिक सैलरी है, सिंस देखिए सैलरी 6 लाख रुपए की है तो यहाँ पे क्या है कि मोर देन 5 लाख हो गया, तो 5 लाख से एबव होते ही मेरा ओल्ड और न्यू में सेम टैक्स आएगा, कोई भी टैक्स में अंतर नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि मेरा HRA भी कुछ नहीं था और मेरे को कोई भी चैप्टर 6A का इन्वेस्टमेंट नहीं था। पर अगर वही हम कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं
मान लीजिए हमने 1.5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो थर्ड वाला केस बताता है कि मुझे 6 लाख रुपए की सैलरी मिली थी, 1.5 लाख का हमने इन्वेस्टमेंट कर दिया, यानी मेरी इनकम लेस देन 5 लाख हो गई। तो ओल्ड टैक्स के कॉन्सेप्ट में मेरे को कोई टैक्स नहीं लगेगा, पर न्यू टैक्स के हिसाब से सिंस मोर देन 5 लाख की इनकम है तो मेरे को 23,400 रुपए का टैक्स लग जाएगा। केस 4 में हमने बताया कि भैया सैलरी की इनकम में एचआरए भी इंक्लूड है, यानी कोई भी अलाउंसेस समझ लीजिए उसका हमने कुछ कंसिडरेशन लेके चले हैं और हमने इन्वेस्टमेंट भी किया है। आप अब देखिए कि अगर हम ओल्ड टैक्स में जाते हैं तो 92,000 का खाली टैक्स आएगा, पर अगर नए टैक्स स्लैब में जाएंगे तो 2,13,000 का टैक्स लग जाएगा। अब लोग सोचेंगे सर इतना बड़ा डिफरेंस क्यों? क्योंकि ओल्ड टैक्स में हमने पहले ही बताया था कि सारे जो अलाउंसेज हैं या एटीसी के डिडक्शन है सब कुछ मिलेगा, पर न्यू वाले में हमारा जो एचआरए 6 लाख रुपए का मिल रहा है और 1.5 लाख रुपए का जो हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसका कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है, ये पूरा मेरा इनकम का पार्ट हो जा रहा है। दैट्स वाई ओल्ड टैक्स बेटर आ रहा है। बट अब इसको कंक्लूड करें तो ये कहा जाएगा कि अगर कोई भी आदमी जिसकी इनकम में अगर कोई अलाउंसेज मिल रहा है और उसको टैक्स सेवर स्कीम में भी वो गया है तो उसको ओल्ड टैक्स में जाना चाहिए, और अगर कोई जिसको अलाउंसेज नहीं मिलता है और वो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करता है तो वो नए टैक्स स्लैब में जाए अगर उसकी टैक्सेबल इनकम 7.5 लाख रुपए से कम की है। इसी के साथ हमने एक और सैलरीड एम्प्लॉय का ये बनाया था। अब सैलरीड एम्प्लॉय के साथ साथ 60 ईयर्स से एबव और 80 साल से कम के जो लोग हैं यानी सीनियर सिटीजन के लिए क्या टैक्स में नए और ओल्ड में अंतर आएगा। यहाँ पे भी वही सेम कॉन्सेप्ट है कि अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या आपको कोई भी तरह का अलाउंसेज मिल रहा है तो आप हमेशा ओल्ड टैक्स में जाइए, और अगर आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं 1.5 लाख रुपए का या कोई भी आपको अलाउंसेज नहीं मिल रहा है तो आप न्यू वाले टैक्स स्लैब में जाइए। एचयूएफ के टैक्स स्लैब में भी किसी में कोई अंतर नहीं आया है, कोई भी तरह का कोई चेंजअप नहीं किया गया है, वही सेम टैक्स स्लैब है जो इंडिविजुअल का था। और इसमें डिमेरिट्स में सिंस कोई सैलरी तो मिलती नहीं है एचयूएफ को तो वहां पे जो अलाउंसेज है वो कोई नहीं आता है, तो खाली यहाँ पे 2 चीज देखना रहेगा कि हमारा कोई इंटरेस्ट हम पे कर रहे हैं क्या सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी पे, और हम कोई 80C में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर हम ये दोनों चीज नहीं कर रहे हैं तब हम न्यू टैक्स के हिसाब से जाएंगे और अदरवाइज हम ओल्ड के हिसाब से जाएंगे। बट फिर भी कई केसों में यहाँ पे अगर मेरी इनकम हायर है, मोर देन 10 लाख है या 7.5 लाख है, तो बेटर हमेशा ये आ रहा है कि हम न्यू टैक्स रिजाइम में जाएं। एचयूएफ वाले केस में इंडिविजुअल का केस डिफरेंट हो जाएगा, एचयूएफ का केस डिफरेंट हो जाएगा। कंपनी के टैक्स रेट के लिए कंपनी के टैक्सेशन में भी कोई इफेक्ट नहीं आया है जो लास्ट ईयर था, पर लास्ट ईयर एक टैक्स रेट आया था 15% का 22% का जो सेक्शन 115 BAA और 115 BAB में बताया गया था। दोनों में बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन हो रही है कि हम 22% टैक्स रेट में जाएंगे तो हमारा जो लॉसेज है वो हमको कैरी फॉरवर्ड करने नहीं मिलेगा। ऐसा कहीं नहीं बोला हुआ है कि अगर आप लोअर टैक्स रेट में जाते हैं तो आपको जो लॉसेज है वो कैरी फॉरवर्ड करने नहीं मिलेगा। वहां पे ये बोला गया कि एडिशनल जो लॉस है, एडिशनल डिप्रिसिएशन जो आप क्लेम करते हैं आपको उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। फॉर एग्जांपल अगर हम नॉर्मल इनकम टैक्स में डिप्रिसिएशन 1 लाख रुपए चार्ज करते हैं, पर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को ऑप्शन होता है कि भैया वो अपना 20% एडिशनल डिप्रिसिएशन चार्ज कर लें, तो अगर वो 20% यानी 1 लाख की जगह 1,20,000 जो चार्ज करेंगे और उस 20,000 के कारण जो लॉस होगा वो लॉस वो कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते हैं। तो अगर कोई कंपनी ऐसी है कि जिसको एडिशनल डिप्रिसिएशन की रिक्वायरमेंट नहीं है तो उसके लिए हमेशा न्यू सेक्शन 115 BAA वाला बेटर है 22% का, क्योंकि वहां पे मैट नहीं है और मैट बहुत बड़ा आदमी को लॉस देता है कि भैया अगर मेरी इनकम कम भी है पर फिर भी 18% का जो मेरे को देना पड़ जाता है मैट का प्रोविजन से वो मेरे को नहीं देना पड़ेगा। टैक्स रेट पार्टनरशिप फर्म और LLP इसमें भी कोई चेंजअप नहीं है, सीधे 30% जो इनकम आ रही है उसके ऊपर टैक्स देना रहेगा। यहीं पे मैं कंक्लूड करता हूँ। ओवर टू यू बिसेन। थैंक यू सर। ये जो एक कॉमन मैन की सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट होती है कि भाई क्या टैक्सेशन होगा, कैसे हम उसको फाइल करें, इसके बहुत कंफ्यूजन थे। लास्ट ईयर सर बजट में आया था न्यू टैक्स रिजीम और ओल्ड टैक्स रिजीम, उस बेसिस पे किसी के लिए भी डिसाइड कर पाना बहुत टफ हो रहा था कि भाई मेरे लिए न्यू टैक्स रिजीम में जाना फायदेमंद है या ओल्ड टैक्स रिजीम में रहना फायदेमंद है।
जिस तरीके से आपने एग्जाम्पल के साथ इसको प्रेजेंट किया है वो बहुत हेल्पफुल है लोगों के लिए समझने के लिए और डिसाइड करने के लिए। सर कुछ क्वेरीज थी सर, वो निखिल सर मैं आपसे लेना चाहूंगा। हमारे एक इन्वेस्टर हैं, वो समझना चाहते हैं जैसे इस साल के बजट में अभी इन्होंने अनाउंस किया है फॉर द बेनिफिट्स फॉर सीनियर सिटीजन, तो कि उनके लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना जरूरी नहीं है। तो उसका जो उन्होंने क्लॉज दिया है कि सिर्फ 2 तरह की अगर उनके पास इनकम है, पेंशन और इंटरेस्ट, तो उसको जरा एक बार आप क्लैरिफाई करेंगे, थोड़ा सा हेल्पफुल होगा लोगों के लिए, क्योंकि लोग अपने पेरेंट्स के रिटर्न वगैरह के लिए कंसर्न रहते हैं थोड़ा सा। हाँ, इसको अभी जैसे हमने डिस्कस किया था कि सीनियर सिटीजन की अगर खाली 2 तरह की इनकम आती है, पेंशन की इनकम और इंटरेस्ट की इनकम। पेंशन की इनकम पहले ही से टैक्स एग्जेम्प्टेड है, और इंटरेस्ट की इनकम पे टीडीएस काट के सामने वाला अगर प्रॉपरली दे रहा है तो हमको रिटर्न फाइल करने की कोई जरूरत नहीं है। बट अगर हमको अपना टोटल इनकम मेरी इतनी है कि टैक्स मेरा बनता ही नहीं है, तो जो टीडीएस कटा है वो हम रिफंड चाहते हैं, तब हमको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा अगर हमको रिफंड लेना है। पर अगर मेरा टैक्सेबल इनकम आ रही है उस केस में रिटर्न फाइल करना होगा। पर अगर नॉन टैक्सेबल इनकम है और मेरा इनकम या मेरा इंटरेस्ट की इनकम पे पूरा टीडीएस कट गया है, अगर मेरे इंटरेस्ट की जो इनकम आ रही है उसके ऊपर पूरा टीडीएस काट के सामने वाला पे कर रहा है, तो हमको रिटर्न फाइल करने की कोई जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए हमने कोई एफडी, सीनियर सिटीजन क्या करते हैं आज के दिन, एफडी किए हैं या कहीं सैलरीड पहले हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है जहां से उनको पेंशन मिल रही है, तो पेंशन तो पहले ही से उन लोग का एग्जेम्प्ट कर रखा है। तो अगर कहीं किसी को 1 लाख रुपए महीना भी पेंशन मिलती है तो वो एग्जेम्प्टेड है, तो उसके ऊपर कोई टैक्स उनको पहले से नहीं देना था। बट अगर उन्होंने कोई अपनी एफडी की है या किसी को लोन पे पैसा दिया है या कहीं भी उनका कोई इन्वेस्टमेंट है जिसके ऊपर से उनको इंटरेस्ट की इनकम मिलती है, अगर वो इंटरेस्ट की इनकम को वो फुल्ली टीडीएस कटवा के अपने अकाउंट में रिसीव करते हैं, तो वहां पे उनको रिटर्न फाइल करने की कोई जरूरत नहीं है। उनको सेपरेटली कोई डिस्क्लोजर देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपना पूरा जो भी था टीडीएस कटवा के इनकम रिसीव की है अकाउंट में। ऑल राइट सर। सर जीएसटी ऑडिट के ऊपर कुछ अगर आप अपने इनपुट्स शेयर करें, क्या ऐसा बजट में कुछ डिक्लेरेशन आई है क्या कि जीएसटी ऑडिट्स को रिमूव किया जा रहा है या उसके ऊपर कुछ रिलैक्स है? जीएसटी ऑडिट के ऊपर बजट में कुछ नहीं आया है कि कोई जीएसटी ऑडिट में कोई चेंजअप आएगा। जीएसटी ऑडिट के जो प्रोविजंस थे वैसे ही है कि अगर किसी की भी टर्नओवर 2 करोड़ रुपए से ऊपर है तो उसको जीएसटी की ऑडिट करवानी होगी। वो पुराने ही नियम से अभी भी एप्लीकेबल रहेगा। हाँ, बजट में चीज दी है, इनडायरेक्ट टैक्स पे कुछ नहीं ज्यादा आया है, क्योंकि वो टाइम टाइम पहले ही गवर्नमेंट ने बजट में इससे पहले ही सर्कुलर और नोटिफिकेशन के द्वारा पहले ही इंटीमेट कर दिया था जो भी चीजें थी। तो कोई इधर में नियरेस्ट कोई भी अभी कोई चेंजअप नहीं है। ओके सर, पेंशन इनकम्स आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द टैक्सेस अप टू व्हाट लिमिट, ऐसा कुछ इसमें क्लॉज है क्या? इसमें लिमिट ये है कि टोटल इनकम जितनी है उसका 1/3 अगर गवर्नमेंट का है और उनको ग्रेच्युटी है कि नहीं है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, क्योंकि खाली पेंशन नहीं है। अगर पेंशन के साथ उनका ग्रेच्युटी भी उनको मिला है जब रिटायरमेंट किए हैं, तो उसके ऊपर कैलकुलेशन डिपेंड करेगी। कैलकुलेशन डिपेंड करेगा उनकी ग्रेच्युटी मिली है कि नहीं मिली है, और सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के हैं कि कहाँ के एम्प्लॉई हैं। ऑल राइट। अंशु सर, एक क्वेश्चन आपके लिए आ रहा है। इफ विल बी टॉकिंग ऑफ द सेक्टर्स जो फोकस पे रहना चाहिए, अब जो कि बजट आ चुका है और चीजें पिक्चर्स आर प्रीटी क्लियर, फंडामेंटली जो भी सेक्टर्स जिन्हें हम फोकस कर सकते हैं फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर, फॉर द करंट ईयर आप कह सकते हैं कैलेंडर ईयर, तो ऐसे कौन कौन से सेक्टर्स होंगे? जैसे आपने भी एक्सप्लेन किया कि कमर्शियल व्हीकल सेक्टर्स कैन श्योरली बूमिंग सेक्टर, उसके अलावा अगर आप कुछ अपने इनपुट्स और दें कि कौन से और ब्रॉड सेक्टर्स हैं विच कैन बी इन फोकस फॉर इन्वेस्टमेंट्स। देखिए, केमिकल एक सेक्टर रहेगा जिसको हम अपने मॉर्निंग वेबिनार्स में रेगुलर डिस्कस करते आ रहे हैं कि केमिकल अगले 3 से 5 साल में काफी अच्छा चलेगा। केमिकल सेक्टर देखिए, केमिकल सेक्टर में लीडर हो सकता है टाटा केमिकल। कमर्शियल व्हीकल जैसे हमने डिस्कस किया, लेकिन व्हीकल एज ए सेगमेंट पूरा ऑटोमोबाइल, ऑटो एंसिलरी, ये पूरा एक सेगमेंट हो सकता है, क्योंकि अगर ट्रक्स या आप कार्स चेंज करते हैं, स्क्रैप करते हैं, तो अगर नई कार्स बिक रही हैं तो ऑटो एंसिलरी कंपनीज को भी उतना ही फायदा होगा। तो अगर फोकस कर रहे हैं तो एंसिलरी पे जो मिड कैप में या थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं उनके लिए ऑटो एंसिलरी रहेगा, और जो लार्ज कैप से इन्वेस्टमेंट चाहते हैं वो ऑटो सेक्टर में कर सकते हैं। एफडीआई आने के बाद से इंश्योरेंस एक ऐसा सेक्टर रहेगा जहां काफी अच्छा बूम आ सकता है। अगर एक रिस्की बेट लेना चाहते हैं कि गवर्नमेंट डिकंट्रोल करेगी तो न्यू इंडिया इंश्योरेंस ले सकते हैं।
अगर सेफ गेम खेलना चाहते हैं तो फिर HDFC लाइफ और ICICI प्रूडेंशियल, ICICI GI, जो लार्ज कैप कंपनीज हैं इनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये 3 सेक्टर अगले 1 साल के लिए काफी अच्छे स्कीम में रहेंगे। ओके सर। निखिल सर, एक क्वेश्चन आ रहा है कि इफ यू कैन क्लैरिफाई एग्जेम्पशन ऑफ टैक्स ऑडिट फॉर टर्नओवर लेस देन 10 crores एंड हाउ विल इट बी अफेक्टिंग डेरिवेटिव ट्रेडिंग ट्रांजैक्शंस। हाँ, ये सबसे बेस्ट डेरिवेटिव है। स्टॉक मार्केट वालों को हमेशा ऑडिट कराना पड़ जाता है जब उनको बुक्स में टर्नओवर, क्योंकि अपने लोग ये जानते हैं कि कोई भी डेरिवेटिव प्रोडक्ट है उसका टर्नओवर का कैलकुलेशन एक अलग होता है और उसमें टर्नओवर भी बहुत हैवी हो जाता है, चाहे उसमें प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। तो वहां पे एक सबसे पहला जो अपने जो 10 करोड़ की लिमिट है उसके रिक्वायरमेंट क्या है कि मेरा जो भी ट्रांजैक्शन है पूरा बैंकिंग चैनल से हो रहा है। स्टॉक मार्केट या डेरिवेटिव मार्केट सब जगह कोई भी वर्क करता है वो फुल्ली बैंकिंग चैनल से होता है कि पूरा पैसा चेक में आता है, चेक में जाता है। तो ये कंडीशन मेरी सेटिस्फाई हो रही है। अब बोलता है कि भैया अगर हमारा ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है और आपका टर्नओवर जो टोटल स्टॉक मार्केट में 10 करोड़ से कम का है तो आपको ऑडिट करवाने की, टैक्स ऑडिट कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, प्रोवाइडेड आप रिटर्न जो फाइल कर रहे हैं वो 44 AD में फाइल करेंगे, जहां पे मेरे को जो भी मेरा टर्नओवर बनेगा उसकी 6% कम से कम इनकम होनी चाहिए 44 AD के हिसाब से। टर्नओवर का 6% अगर हमारी इनकम या उससे ज्यादा की इनकम है तो मेरे को टैक्स ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है डेरिवेटिव मार्केट में, अगर मेरा टर्नओवर लेस देन 10 करोड़ है। ऑल राइट सर, इससे क्लैरिटी मिली होगी इस एक्सप्लेनेशन से जरूर हमारे इन्वेस्टर को। अंशुल सर, इंफ्रास्ट्रक्चर में जैसे आज थोड़ा सा बजट में अच्छे से फोकस करके बोला गया, साथ ही साथ अफोर्डेबल हाउसिंग के भी बेनिफिट्स को एक्सटेंड किया गया, तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए आपके इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के लिए क्या व्यूज रहेंगे और उसमें कौन से स्टॉक्स हैं इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की अगर बात करें जिसको हम लाइमलाइट में रख सकते हैं फॉर पोजिशनल इन्वेस्टिंग और स्ट्रैटेजीज ऑफ इन्वेस्टिंग के लिए। देखिए, एक आवास हाउसिंग एक शेयर है मिड कैप में, इसमें थोड़ा फोकस कर सकते हैं। और लार्ज कैप में अगर DLF देखें, DLF टेक्निकली भी देखें तो एक 10 साल का एक फॉलिंग ट्रेंड का ब्रेकआउट आया है। तो DLF कुड बी 2-3 बैगर डाउन द लाइन 2-3 years। तो अगर F&O स्पेस में या एक बड़े लार्ज कैप स्पेस में रहना चाहते हैं तो DLF इज अ बेटर पिक। और अगर मैं दोनों में से एक ही पिक करना चाहूँ तो आई वुड गो विद DLF, क्योंकि उसके पास एक प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है और उसके प्रोजेक्ट्स बड़े और काफी अच्छे से चल रहे हैं। तो इसलिए अगर दो में से एक पिक करना है तो आई वुड पिक DLF। ऑलराइट सर। निखिल सर, एक क्वेश्चन आ रहा है, कस्टम ड्यूटी के ऊपर कुछ चेंजेस हुए हैं 12.5 से 10% के लिए और वो शायद अब 7.5% के लिए रिवाइज किया जा रहा है। अगर आप अभी इसके ऊपर क्लैरिफिकेशन दे सकें, नहीं तो फिर हम बाद में भी कनेक्ट हो सकते हैं इन्वेस्टर के साथ इस चीज के लिए। कस्टम ड्यूटी के लिए तो अभी जो चेंजअप है उसके ऊपर क्लैरिफिकेशन नहीं हुआ है। कंप्लीटली फाइन सर, कंप्लीटली फाइन। इसके लिए हम लोग बाद में भी डिस्कस करके उनको इंटीमेट कर सकते हैं, दैट इज नॉट एन इशू। सर देयर इज अ क्वेश्चन, व्हाट इफ माय डेरिवेटिव टर्नओवर इज लेस देन 10 crores but I've lost on my income is less than 6% of turnover, then whether tax audited will be I think he wants to ask कि अगर 6% से ज्यादा का उन्होंने लॉस इनका कर लिया है और भले टर्नओवर 10 करोड़ से नीचे का है तो क्या इवन इन दैट केस टैक्स ऑडिट विल बी रिक्वायर्ड फॉर डेरिवेटिव ट्रेडिंग? हाँ, अगर मेरी इनकम 6% से कम है और टर्नओवर 10 करोड़ से कम है तो मेरे को 6% से कम है तो या तो मैं डिस्क्लोज कर दूं कि मेरा 6% है, मेरे को टैक्स ऑडिट नहीं कराना पड़ेगा, क्योंकि ये बेसिक लॉ है कि मेरी जो भी टर्नओवर है उसका 6% मेरे को इनकम डिस्क्लोज करना चाहिए अगर मेरी कैश में, यानी अदर देन कैश का पैसा रिसिप्ट होता है। और अगर कैश में होता है तो 8% का रूल है। 44 AD का ये बेसिक क्राइटेरिया है कि जो भी मेरा टर्नओवर रहेगा उसका 6% या 8% मेरे को इनकम अपनी दिखानी होगी। तो यहाँ ऑडिट के लिए अगर बोल रहे हैं कि मेरा अगर मान लीजिए कि 10 करोड़ से नीचे का टर्नओवर है बट उसके ऊपर प्रॉफिट जो हो रहा है वो लेस देन 6% है, तो उनके पास दो ऑप्शन है, या तो वो अपना 6% डिस्क्लोज कर दें, चाहे उनको प्रॉफिट हुआ हो चाहे ना हुआ हो, 6% डिस्क्लोज करके अपना विदाउट ऑडिट किए हुए रिटर्न फाइल कर दें। और अदरवाइज अगर उनको नहीं डिस्क्लोज कम का ही करना है तो उनको टैक्स ऑडिट फिर करानी पड़ेगी। ऑलराइट सर, ये कस्टम ड्यूटी के जो भी इम्पैक्ट आएंगे उसकी वजह से गोल्ड ज्वेलरी बिजनेस या गोल्ड लोन बिजनेस पे क्या इफेक्ट रहेगा, उसके ऊपर कुछ अगर आप इनपुट्स शेयर कर सकें तो। नहीं, कस्टम ड्यूटी जो चेंजअप आई भी है
वो चेंजअप आया है मैन्युफैक्चरिंग या बाकी यूनिट्स के ऊपर इंपोर्ट करने पे, बुलियंस पे कोई भी कस्टम ड्यूटी का चेंजअप नहीं आया है। तो कोई भी गोल्ड सिल्वर या कोई भी बुलियंस के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा कस्टम ड्यूटी का। कस्टम ड्यूटी जो इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसके ऊपर जो चेंजअप आया है तो वो बाकी प्रोडक्ट के ऊपर है, ना कि बुलियंस पे है। बुलियन के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं आना है उसका, जिसकी वजह से बुलियन ट्रेडिंग के ऊपर भी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट उसका नहीं दिखेगा। ऑल राइट सर। सर ये तो हमारी कुछ क्वेरीज थी जो आप लोगों के लिए हमारे इन्वेस्टर्स ने प्रेजेंट की थी, और मैं उम्मीद करता हूँ हम लोगों ने हर एक क्वेरी को बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से एक्सप्लेन किया है, बताया है लोगों को। और इतना ही नहीं, मैं इसके बाद भी कहता हूँ कि सर अगर आप सब में से किसी की कुछ क्वेरीज हो तो आप हमें मेल कर सकते हैं info@lakshmishi.com पे या sales@lakshmishi.com पे, तो वो क्वेरीज जरूर असिस्ट की जाएंगी। स्टॉक्स या टेक्निकल्स रिलेटेड कुछ भी क्वेरीज हो तो आप research@lakshmishi.com पे मेल कर सकते हैं और वहां से आपको इमीडिएटली रिवर्ट किया जाएगा ओवर द ईमेल इन रिगार्ड्स ऑफ योर क्वेरी। सर एक जाते जाते क्वेरी आ गई है सर, न्यू सेस के ऊपर सर कुछ इनपुट्स देंगे क्या? करंट ईयर में कोई सेस नहीं आया, आने की बात थी कोविड का, बट वो विड्रॉ हो गया लास्ट में, बजट में कुछ भी नहीं आया सेस। ऑल राइट, तो सर पहले ही डिक्लेयर था, मतलब इस बजट में कोई डिक्लेरेशन नहीं है नए सेस का। अंशुल सर, जैसे बाजार ने एक अप ट्रेंड रैली दिखाई है, इतनी बड़ी छलांग लगाई है बाजार ने इंट्राडे में, तो आगे अगर मैं करंट वीकली एक्सपायरी की बात करूं तो हम यहाँ से और बुलिशनेस देख रहे हैं कि बीच में कहीं कुछ ना कुछ थोड़ा सा करेक्शंस आएंगे और जो गैप्स फिलअप करने मार्केट आ सकता है फॉर द करंट एक्सपायरी? देखिए, अगर लास्ट टाइम आपको याद हो तो जब कॉर्पोरेट टैक्स कट हुआ था तो एक कैंडल बनी थी जिसको हम लोग ट्रेडर्स फेटर्निटी में निर्मला सीतारमन कैंडल बोलते हैं। तो उसके अगले दिन एक फॉलो अप कैंडल बनी थी जिसमें भी 3-3.5% का अप मूव रहा था, और उसके बाद बाजार लगभग 7% के आसपास करेक्ट हुआ था। सितंबर 2019 के आसपास का ये ट्रेडिंग हुआ था। लगभग वही फॉलो अप एक्शन एक्सपेक्टेड है कि कल के सेशन में हो सकता है हम 3-3.5% और रैली कर लें, बट उसके बाद अब मार्केट में 3 से 4% का बेयर मिनिमम करेक्शन आना चाहिए, और उसके बाद धीरे धीरे अंडरटोन बुलिश है। मार्केट का करंट ऊपर की तरफ है तो हर डिप्स पे बाइंग ही बनेगी। करंट डिप आई थी, काफी अच्छी एक अपॉर्चुनिटी थी। 5 से 7 दिन 8 दिन लगे बेयर्स को डिप लाने में, और एक ही दिन के अंदर बुल्स ने उस पूरी लॉसेस को रिकवर करके न्यू ग्राउंड्स पे हम पहुंचे हैं। तो यहाँ से मार्केट तेज है। आप डिलीवरीज एक्यूमुलेट कीजिए हर फॉल में। जब भी निफ्टी या बैंक निफ्टी में 4 से 5% का कहीं भी फॉल आता है तो उसमें अपनी लॉन्ग पोजीशंस एक्यूमुलेट करनी चाहिए। लास्ट वाले जो एक क्यूरी था कि सेस जो आया है इनकम डायरेक्ट टैक्स में कोई सेस नहीं आया है, पर इनडायरेक्ट टैक्स में कस्टम ड्यूटी और ये सब में एडीआईसी एक सेस आया था। पेट्रोलियम और डीजल और एग्री प्रोडक्ट पे है जो डिफाइन किया है, बट जितना वो सेस लगेगा उतने रेट से एक्साइज ड्यूटी घट जाएगी। जिस जिस प्रोडक्ट पे एक्साइज ड्यूटी थी या कस्टम ड्यूटी थी, तो जितना सेस यहाँ से लगाएंगे उतना सेस हम वहां पे घट जाएगा। तो नॉर्मल कोई इफेक्ट नहीं आएगा क्योंकि पेट्रोलियम या कोई एग्री प्रोडक्ट पे कोई रेट बढ़ेगा या घटेगा। खाली एक सेस का नाम चेंज होकर दूसरा सेस, यानी कि टैक्स रेट कम करके सेस लग एक तरफ से टैक्सेशन कम होगा, दूसरी तरफ से सेस लग जाएगा, दैट्स इट। हाँ, पर ये खाली इनडायरेक्ट प्रोडक्ट के ऊपर है, डायरेक्टली कोई भी नहीं। जैसे अभी तक कृषि कल्याण या एजुकेशन सेस ये सब सारे इनकम टैक्स पे लगता था या कोई भी बाकी प्रोडक्ट पे लगता था, ये डायरेक्टली कोई नहीं लग रहा है। हाँ, सो दिस वाज ऑल सर फ्रॉम द एंड ऑफ द इन्वेस्टर्स। दीज वेर द क्वेरीज जो आप लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन की है, बताया है, समझाया है। अंशुल सर के डेली मॉर्निंग चार्ट पे चर्चा के वेबिनार होते हैं डेली, जिसमें हम लोग नए नए चार्ट, नए नए स्टॉक्स के चार्ट्स पे डिस्कस करते हैं, को हम एक्यूमुलेट कर सकते हैं, समझते हैं चार्ट को, उसकी खासियत समझते हैं, व्हाई वी शुड एक्यूमुलेट दैट स्टॉक, और फिर इसके बाद उसके एक्यूमुलेशन की हम एडवाइस देते हैं। तो जरूर वो आप लोग अटेंड करते हैं। आप अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, कलीग्स सबको सजेस्ट कर सकते हैं कि वो हमारे वेबिनार्स को अटेंड करें। टेलीग्राम पे हमारा चैनल है लक्ष्मी श्री रिटेल, जिसपे सारे रिसर्च कॉल्स प्लस हमारे जितने वीडियोस होते हैं, ट्यूटोरियल वीडियोस, चाहे इन्फॉर्मेटरी वीडियोस, उसके साथ साथ जितने वेबिनार्स होते हैं उनके रजिस्ट्रेशन लिंक्स अवेलेबल रहते हैं। साथ ही साथ हमारे सारे वेबिनार्स हमारे फेसबुक पेज लक्ष्मी श्री ग्रुप और यूट्यूब चैनल श्री वराही पे लाइव होते हैं। तो अगर आप उसको भी फॉलो करते हैं तो आप वहां से भी अटेंड कर सकते हैं। जहां से आपको जैसे फिजिबिलिटी मिलती है आप वैसे ही अटेंड कर सकते हैं। लोगों को रिकमेंड कर सकते हैं, अपने पोस्ट्स को शेयर कर सकते हैं, जिससे लोगों को जानने और सीखने समझने मिलेगा। कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीजें उनके लिए जरूर फ्रूटफुल या हेल्पफुल होके निकलती हैं।
So with this conversation, I would like to conclude today's session, and thank you so much all the participants for joining in and giving your valuable time. आप अपना प्रीशियस टाइम दिए और इस सेशन को एक सुने समझे, अपनी क्वेरीज प्रेजेंट किए। साथ ही साथ मैं अंशुल सर और निखिल सर का धन्यवाद देना चाहूंगा कि वो इमीडिएटली आफ्टर द बजट के चीजों को समझे, उसके हाइलाइट्स को पॉइंट आउट करके अपने प्रेजेंटेशंस रेडी करके हमारे लिए आए और अपना बहुमूल्य समय दिया, हमें समझाया बजट के बारे में, जिससे हमें बहुत कुछ नया जानने सीखने समझने मिला है। सबसे अच्छी चीज निखिल सर ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया जो किस टैक्स रिजीम को हमें चूज करना चाहिए। इसके बाद भी अगर किसी की कोई क्लैरिटी चाहिए होगी तो बेशक वो हमसे कनेक्ट हो सकते हैं और हमसे सपोर्ट ले सकते हैं, हमसे सुझाव ले सकते हैं। तो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच सर फॉर योर वैल्यूएबल टाइम एंड फीडबैक्स।